ज्योग्राफी क्लास में भू निर्माण प्रक्रिया या जिसको इंग्लिश में जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये आखिर भू निर्माण प्रक्रिया है क्या। बेसिकली हम देखते हैं जब हमारी पृथ्वी है तो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर, और वो भी स्ट्रक्चर कहीं भी अस्थायी रूप से नहीं होता है। जैसे कि आज कहीं पहाड़ है तो कभी वहाँ समुद्र हुआ करता था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हिमालय पहाड़ है वहाँ किसी ज़माने में समुद्र हुआ करता था, टेथिस सी। उसी तरह से जहाँ पहाड़ है वहाँ समुद्र हो जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है पृथ्वी पे वो हमेशा एक तरह से नहीं होता है। और ये सारी प्रक्रियाएं जो बनती है प्रक्रिया, इन सारी प्रक्रियाओं के बनने के कारण कुछ न कुछ है। तो ये कौन से कारण है जिसके कारण ये पहाड़ बन गए? ये कौन से कारण है जिसके कारण एक गहरा झील बन गया? ये कौन से कारण है जिसके कारण बड़े लंबे मैदान बन गए? और ये कौन सा कारण है कि जिसके कारण ये द्वीपों का निर्माण हुआ? तो इन सब कारणों के पीछे कौन से तत्व है, इसको समझने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं भूगोल में, उसको कहते हैं भू आकृति निर्माण प्रक्रिया। अर्थात हमारा जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसकी बात हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो इसमें है पृथ्वी के सतह के गठन और परिवर्तन, यानी हमारा जो पृथ्वी का सतह है उसका निर्माण किस तरह से हुआ और उस निर्माण के परिणाम स्वरूप फिर उसमें परिवर्तन किस तरह से हुए। और इस प्रकार की जो इसके लिए जो गठन और परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया है, यानी उसके लिए कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल है, उसका स्टडी जो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। उसी तरह पृथ्वी के सतह और प्राकृतिक बलों के बीच, जैसे कि हमारा पृथ्वी का सतह है, आपने देखा कि कोई पहाड़ है और उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं जो नेचुरल फोर्सेस है, जैसे कि पानी बरसता है, जैसे कि विंड का फोर्सेस है, उसके बीच जो एक प्रक्रिया होती है उसमें जैसे कि रासायनिक या पारस्परिक कोई भी प्रक्रिया होती है जिसके कारण उसमें टूट फूट होता है। एक पहाड़ है फिर वो पठार बन जाता है, फिर धीरे धीरे मैदान बन जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस या भू आकृति निर्माण की प्रक्रिया। ये पारस्परिक प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये प्रक्रियाएं जो होती है उसमें बहुत सारे चीज सम्मिलित होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें भूगर्भीय गतिविधि, जियोलॉजिक एक्टिविटीज होती है जो भूगर्भ के अंदर होता है। जैसे कि पहाड़ बनता है तो हमने देखा कि 2 प्लेट का निर्माण हुआ और हमारा हिमालय बन गया। लेकिन हिमालय जब बना तो फिर उस पर इरोजनल फोर्स यानी जो अपरदनात्मक बल है उसने उसको छोटा किया। उसी तरह से जो वनस्पति है, उस एरिया का जो जलवायु है कि अगर हम रेगिस्तान में हैं तो वहाँ किस तरह के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, किस तरह के आपको आकृति आपको वहाँ दिखाई देगी। अगर हम कोई ग्लेशियल क्षेत्र में हैं जहाँ के एक ग्लेशियर है वहाँ किस तरह की आकृतियाँ दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें जो है भू निर्माण प्रक्रिया की एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसी में हम आगे देखते हैं कि इसकी परिभाषा की बात अगर हम करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो भू निर्माण प्रक्रिया है इसकी परिभाषा विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न संदर्भों में विभिन्न समय में दिया। तो इसमें सबसे पहला परिभाषा जो दिया था वो था कि इस तरह से ये दिया था W.T.D. थॉर्नबरी। W.D. थॉर्नबरी ने दिया था और ये W.D. थॉर्नबरी ने दिया था। तो ये W.D. थॉर्नबरी ने 1968 में दिया था। उनका कहना था कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं वे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है जो पृथ्वी के सतह के स्वरूप का संशोधन कर उसे प्रभावित करती है। यानी जो पृथ्वी का स्वरूप है उसमें वो संशोधन कर रहा है, यानी उसमें वो चेंजेस ला रहा है और इस प्रकार वो उसको प्रभावित कर रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि भौतिक यानी फिजिकल फोर्सेस और केमिकल फोर्सेस यानी केमिकल एंड फिजिकल चेंजेज है। उसके बाद तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो W.D. थॉर्नबरी साहब ने कहा था। उसी तरह से देखेंगे हम लोग तो आगे एक और था, आप देखेंगे तो ये परिभाषा था वे प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी का, एक मिनट इसको, तो हम लोग भू निर्माण प्रक्रिया की देख रहे थे और उसकी
परिभाषा की बात कर रहे थे कि इसको हम किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि भू निर्माण प्रक्रिया आखिर किसको कहा जाता है। तो ये मैंने बताया था कि W.D. थॉर्नबरी ने जो कहा था, उसने कहा था कि कोई भी भौतिक प्रक्रियाएं जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है जो हमारे पृथ्वी के स्वरूप को संशोधित करती है। यानी हमारा पृथ्वी के ऊपर कोई पहाड़ है सपोज करें, और इसमें सपोज कीजिए ये एक पहाड़ है पृथ्वी के ऊपर, और इसमें कोई भी फिजिकल फोर्सेस लग रहा है या कोई केमिकल फोर्सेस लग रहा है, और ये केमिकल और फिजिकल फोर्सेस इसको चेंज करके कालांतर में हम देखेंगे तो यहीं पे इसको इस तरह से पठार टाइप से बना देता है। अगर ये ऊपर का भाग अपर्दित होके तो ये क्या हो गया, इसमें ये संशोधित कर दिया। तो ये चाहे कोई फिजिकल फोर्स हो सकता है, केमिकल फोर्स हो सकता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को W.D. थॉर्नबरी ने कहा कि ये इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से परिभाषित करें तो इसमें हम और चीज जोड़ सकते हैं। सिर्फ रासायनिक और भौतिक भी नहीं हो सकता है, मानव निर्मित प्रक्रिया भी होती है, अन्य कारक भी इसमें होते हैं। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं भू निर्माण प्रक्रिया को कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन सहित, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन तो होगा ही, उसके अलावा उसके सहित कोई भी प्रक्रिया जो पृथ्वी के सतह के स्वरूप को प्रभावित अथवा संशोधित करते, कोई भी प्रक्रिया, जैसे कि अगर पहाड़ पे है, अगर वो जीव द्वारा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो आप देखते हैं कि सुरंग बना देता है पहाड़ों के अंदर, वो भी एक नए कार्य, उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है। तो वो भी एक प्रोसेस है। उसी तरह से उसके कोई भी, यानी भौतिक और रासायनिक के अलावे, भौतिक और रासायनिक के अलावे सभी प्रक्रिया, यानी उसके अतिरिक्त कोई भी प्रक्रिया जो पृथ्वी के सतह, जो हम अर्थ का सरफेस देख रहे हैं, उसको प्रभावित करता हो, उसको चेंजेस ला रहा हो या उसको प्रभावित या संशोधित करता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं भू आकृति प्रक्रिया। तो इसको हम लोग भू आकृति प्रक्रियाएं कहते हैं। तो भू आकृति प्रक्रियाएं प्रोसेस आखिर क्या है, तो आप समझ लें कि भू आकृतिक प्रोसेस उसको कहते हैं जिसके कारण पृथ्वी के आकार में चेंजेज हो जाता है, पृथ्वी के सतह के आकार में। यानी पृथ्वी के सतह पे जिस पहाड़ देख रहे हैं, पठार देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, झील देख रहे हैं, तो ये आखिर ये नदी, ये झील, ये किस तरह से बने, इसमें जो चेंजेज होते हैं उस चेंजेज को कहा जाता है कि भू आकृति निर्माण प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया जो होती है, जैसे कि मैंने बताया कि रासायनिक, भौतिक, उसी तरह से अन्य प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया करने के लिए कोई ना कोई कारक तो होगा, कोई ना कोई करने वाला तत्व तो होगा, तो उसको कहते हैं भू आकृतिक कारक। तो इसको हम लोग आगे चलते हैं। तो हम देखेंगे भू आकृतिक कारक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जियोमॉर्फिक एजेंट, जियोमॉर्फिक एजेंट कहा जाता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं भू आकृतिक कारक। अब इसको भू आकृतिक कारक, जिसको कहते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट इंग्लिश में, इसको कहते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट या भू आकृतिक कारक। तो भू आकृतिक कारक का जियोमॉर्फिक एजेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर वो होता क्या है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। भू आकृतिक कारक, कोई भी माध्यम जो धरातल के पदार्थों को अधिग्रहित तथा परिवहन करने में सक्षम हो, उसे भू आकृतिक कारक कहा जाता है। यानी कोई भी एजेंट उसको कहते हैं जो पृथ्वी के सतह को अगर हम देखें तो उसको कैरी कर सकता हो और ले जा सकता हो, दो चीज करता हो इसमें। तो इसको इस तरह से समझे, इस तरह से समझे यहां पे कि ये इस तरह से समझे कि ये
कोई चट्टान है। अब ये पहाड़ से कोई नदी निकला, इसको आप इस तरह से समझ लें कि एक ये नदी, यहां से ये ग्लेशियर से एक नदी निकला, इसके साथ जा रहा है, ठीक है, नदी जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, जा रहा, फिर यहाँ ये अब ये सागर में गिर गया और ये सागर है। ये सी है या इसको आप सागर कह सकते हैं, हिंदी सागर है। अब ये नदी सागर में गिरा तो डेफिनेटली बात है ये रास्ते में कोई ना कोई चीज यहां से अपने साथ लेते हुए जाएगी, जिसको हम कहते हैं नदी के द्वारा क्या क्या अपर्दन। तो ये अपर्दनात्मक कार्य करता है और ये करता है तो इसका मतलब है कि यहां से कुछ ये मटेरियल लिया, यहां से कुछ मटेरियल लिया और यहां से कुछ मटेरियल लिया, लेकिन ये मटेरियल वहां से लेने के बाद इस सारे मटेरियल को, मटेरियल ए, मटेरियल बी, आप सी जो भी कह लें, इसको ये सीधा यहां जाके जमा कर दिया। तो ये क्या किया, वहां से अधिग्रहण किया, यानी वहां से लिया, ठीक है, और अधिग्रहण करने के बाद उसका परिवहन यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी किया, यानी यहां से लिया और वहां ट्रांसपोर्टेशन कर दिया। जैसे कि अगर आप कोई चीज यहां से ले और सीधे ले जाके वहां पहुंचा दिया गया, तो इस तरह से जियोमॉर्फिक एजेंट हुआ। अब यहां से अगर ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी वो अधिग्रहण भी करेगा और परिवहन भी करेगा। अगर सिर्फ अधिग्रहण कर रहा है और परिवहन नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग जियोमॉर्फिक एजेंट नहीं कहेंगे। उसी तरह से इसको हम देखें इस तरह से, तो कौन कौन से इसमें आते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट, और अक्सर पूछा जाता है कि ये जियोमॉर्फिक एजेंट कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें हम लोग देखेंगे जियोमॉर्फिक एजेंट के बारे में। इस प्रकार हम देखेंगे कौन कौन सा जियोमॉर्फिक एजेंट हमारा होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कौन कौन होगा, बहता जल, भूजल, हिमनद, उसी तरह से हवा या पवन जिसको आप कह लें, पवन, पवन तथा स्थिर जल। हम जानते हैं झील और सागर में स्थिर जल होता है, लेकिन उसके अंदर भी जब लहरें उठती हैं तो वो भी अपर्दनात्मक कार्य करता है, तो गतिविधियां जैसे। उसके बाद वो लहरें जो है, धाराएं, ज्वार, जैसे स्थिर जल में आपको ज्वार उत्पन्न होगा, तो ये सारे इसी के अंदर आपके आते हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं और विभिन्न कंपटीशन में इससे पूछे जाते हैं। वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें आपसे पूछे जाएंगे निम्नलिखित पे विचार करें और इसमें से कौन सा जियोमॉर्फिक एजेंट नहीं है नहीं पूछेगा। उसमें आपको दे देगा बहता जल, भूजल, हिमनद, स्थिर जल और बहुत सारी चीजें आपको दे देगा, तो आपको बताना है। उसी तरह से हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताया यहां पे, वो क्यों आखिर होती है, उसका क्या कारण है। तो उसमें देखिए कि सारी कहीं ना कहीं उसमें आपको ग्रेविटी जो है हमारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण। तो अब नदी है, नदी ऊंचाई से नीचाई की ओर जाता है, क्यों जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जाता है। हमारा जो वायुमंडल है घिरा हुआ, उससे बारिश नीचे क्यों होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप सिविल सर्विस के इंटरव्यू में चले गए, आपसे पूछा गया कि आप जियोमॉर्फिक एजेंट के बारे में जानते हैं, तो बताइए क्या ग्रेविटी जियोमॉर्फिक एजेंट है, या जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक भू आकृति निर्माण का कारक है, क्योंकि वो सारी प्रक्रियाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। तो क्या ये है या नहीं है, तब आप इसमें समझेंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जियोमॉर्फिक एजेंट नहीं है। अब क्यों नहीं है, चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बेसिकली आप देखेंगे तो वो डायरेक्शनल फोर्स है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जियोमॉर्फिक एजेंट किसको हम कहेंगे, जो अधिग्रहण भी करेगा और परिवहन भी करेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल परिवहन नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आप यहां देखें तो ये परिवहन नहीं करता। तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल एक भू आकृतिक कारक है, जियोमॉर्फिक एजेंट है? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों?
क्योंकि अधिकांश भू आकृतिक कारक जो पृथ्वी पे मैंने बताया, चाहे वो हिमनद हो, जल हो, ये सारी चीजें क्या क्या होती है, ये गुरुत्वाकर्षण द्वारा निर्देशित होती हैं। तो इसको कहते हैं वायुमंडल के भीतर उत्पन्न होता है और ये गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा निर्देशित होती है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको हम लोग कहते हैं कि ये डायरेक्शनल फोर्स है, निर्देशित इसके द्वारा होता है। तो ये भू आकृतिक कारक नहीं है, क्योंकि ये पदार्थों का परिवहन नहीं करता है, ये पदार्थ को परिवहन करके यानी ट्रांसपोर्टेशन करके नहीं ले जाता है गुरुत्वाकर्षण। इस वजह से गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जियोमॉर्फिक एजेंट नहीं है। तो जियोमॉर्फिक एजेंट हम उसी को कहेंगे, चाहे वो कोई भी कारक हो जो अधिग्रहण भी करे और परिवहन भी करे। अगर दोनों चीज करता है तब हम कहते हैं वो गुरुत्वाकर्षण, मतलब तब कहते हैं हम वो जियोमॉर्फिक एजेंट है। तो इसी के कारण ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जियोमॉर्फिक एजेंट नहीं है। तो ये भूआकृतिक निर्माण कारक आपका नहीं है। अब हम आगे देखेंगे इसी में, तो अब हम देखेंगे भू आकृतिक निर्माण प्रक्रियाओं के कारक। तो इसमें जो कारक होता है, जैसे कि मैंने बताया कि बहता जल, जैसे कि मैंने बताया कि समुद्र, जैसे कि मैंने बताया ग्लेशियर, जैसे कि मैंने बताया पवन, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, जियोमॉर्फिक एजेंट है, यानी भू आकृतिक निर्माण प्रक्रिया के कारक हैं। तो इसमें जो आता है भू आकृतिक निर्माण के कारक, उसमें हम देखेंगे नदी नंबर 1 पे आपका आएगा, दूसरा पे आएगा आपका हवा, उसी तरह से आएगा ग्लेशियर बर्फ, और तरंगे जो आपको बताया कि वेव्स जो समुद्र के अंदर उठती है, ये सारी चीजें। तो इसको इस तरह से आप देखें, ये नदी जो है, अब नदी एरिया में देखेंगे तो वहां आपका ह्यूमिड स्ट्रक्चर होगा, यानी आर्द्र भू आकृतिक वातावरण में होगा। यानी जहां नदी की प्रक्रिया होगी, जैसे कि आप गंगा बेल्ट में देखें तो वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। उसी तरह से हवा का जहां निर्माण होता है, या हवा जो पृथ्वी के सतह को चेंजेस करते हैं, वो ज्यादातर शुष्क एरिया में होता है, रेगिस्तान में होता है। तो इसीलिए ये शुष्क वातावरण में होगा। तो हवा जो होगा वो शुष्क वातावरण में होगा। उसी तरह से जब हम ध्रुवीय वातावरण में जाएंगे तो वहां आपको ग्लेशियर मिलेगा, बर्फ मिलेगा, जो हिमनद हमने कहा था। तो हिमनद द्वारा जो डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां बनेगी, वो सारी चीजें जो बनेगी वो आपको इस ग्लेशियर और इससे बनेगी। उसके बाद तरंगे, समुद्र भी अपनी प्रक्रिया, वो भी निर्माण में, भू निर्माण प्रक्रिया में बहुत ही योगदान देता है। खास करके जब हम देखते हैं तो एक तरफ आपको सी बीच नजर आएगा, जो आप देखेंगे कि इस तरह से है समुद्र के अंदर, इस तरह से यहाँ पे रेत आपको पड़ा हुआ मिलेगा, जो ये लहरों द्वारा लाए गए निक्षेप के जमा करने से होता है। उसी तरह से आप किसी समुद्र के तट पे जाएंगे तो आपको एकदम इस तरह से खरा स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो लहर था वो ये अपर्दित करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, जो तटीय वातावरण में आपको मिलेगा, समुद्र के किनारे जब जाएंगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ये तरंगों द्वारा होते हैं। तो ये सारी जो है भू निर्माण प्रक्रियाओं के आकृति के कारक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये कारक, जैसे कि नदी द्वारा क्या बनते हैं, हवा द्वारा क्या बनते हैं, ग्लेशियर द्वारा क्या बनते हैं, तरंगों द्वारा क्या बनते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो उसको कहते हैं भू आकृतिक निर्माण के कारक हैं, और उसके कारण जो लैंडफॉल एंड फ्यूचर बना, यानी उसके कारण जो आपका भू आकृति के कारण जो आपके स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, जो तत्व का निर्माण हुआ, जैसे कि पहाड़ बना, पठार बना, तो उस पर हम लोग देखेंगे। तो कितने तरह के भू आकृतिक निर्माण प्रक्रियाएं होती हैं। तो एक तो अभी जो प्रक्रिया की बात हमने बताया, जो अभी ये 4 हमने बताया आपको, ये चार क्या है, ये 4 जो है आपके वायुमंडल के अंदर होता है। वायुमंडल के अंदर होता है मतलब पृथ्वी के सरफेस के ऊपर ये प्रक्रिया कर रहा है। तो इसको कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, इसको कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, ये सारे प्रक्रियाओं को।
या हिंदी में कहते हैं बहिर्जात बल, यानी ये सब बाहरी तत्व, चाहे हवा हो, पानी हो, ग्लेशियर हो या तरंग हो, ये पृथ्वी के सरफेस के ऊपर होता है। एक होता है इंडोजेनेटिक फोर्स, जो पृथ्वी के सतह के अंदर से उत्पन्न होता है, जिसमें आपका ज्वालामुखी गतिविधि होता है, प्लेट टेक्टोनिक होता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो ये था आपका भू आकृति निर्माण प्रक्रिया के कारक। अब इसको हम वर्गीकरण के तौर पे वर्गीकृत करेंगे तो आपको और इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। और चूंकि इससे ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, आप जानते ही है ज्योग्राफी, तो थोड़ा सा आप लोग इसको लेकर के, जैसे कि मैंने बताया, एनसीईआरटी बुक आप लोग बेस बनाएं और एनसीईआरटी से इसको आप पढ़ें। और अब हम आगे इसका दिखाते हैं कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो भू आकृति निर्माण की प्रक्रिया है, तो ये आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया, ये रिवर की एक्टिविटीज होती है जो आर्द्र भूमि में है। उसी तरह से हम देखेंगे ये विंड की एक्टिविटीज है, ये वेव जो होता है उसकी एक्टिविटीज, और ये ग्लेशियर की एक्टिविटीज है। अब हम देखेंगे कि भू आकृति निर्माण प्रक्रिया के क्या क्या कारक है। तो हम लोग देखेंगे भू निर्माण प्रक्रिया का कारक, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे इस तरह से। ये छोटा सा है लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है और ये अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये काम आएंगे। तो ये देखिए भू आकृति निर्माण प्रक्रिया। अब इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। नंबर एक, स्थलीय प्रक्रिया, यानी वो प्रक्रिया जो हमारे स्थल के अंदर से उत्पन्न होता है या स्थल के ऊपर से। यानी जैसे हमारा पृथ्वी है तो नीचे प्लेट टेक्टोनिक वाली थ्योरी हो गई, तो प्लेट टेक्टोनिक से पहाड़ बन गया। तो पहाड़ कैसे बना? इंडोजेनेटिक फोर्स से। उसके ऊपर अपरदनात्मक कार्य हुआ मौसम के द्वारा डिफरेंट तरीके से, तो वो क्या हो गया? एक्सोजेनेटिक फोर्स। यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स और इंडोजेनेटिक फोर्स जो आएगा वो आएगा आपका स्थलीय प्रक्रिया में। दूसरा एक एक्टिविटीज होता है जिसको कहते हैं अलौकिक प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल प्रोसेस और इसको कहते हैं टेरेस्टेरियल प्रोसेस। तो एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल प्रोसेस किसको कहते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड गिरा, उल्का पिंड बहुत बड़ा गिरा, तो उसके टकराने से, तो जो हमारे पृथ्वी से बाहर से आए, कोई अदर ग्रह से आया या अदर सोलर सिस्टम से आया या कहीं से भी कोई एस्ट्रॉइड आ गया हमारे सोलर सिस्टम के अंदर से ही और वो वहां स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक करने के बाद बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, वो एक झील बन गया। तो उस तरह का जो अगर झील बना, उस तरह की जो हमारी पृथ्वी के ऊपर प्रक्रिया हुई, तो उसको कहते हैं अलौकिक प्रक्रिया। तो दो तरह, एक स्थलीय प्रक्रिया, दूसरा अलौकिक प्रक्रिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया स्थलीय प्रक्रिया में भी दो भाग हैं, एक एक्सोजेनेटिक और दूसरा इंडोजेनेटिक। तो उसको हिंदी में कहते हैं एपिजिन या बहिर्जात बल, इसको कहते हैं बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक। दूसरा हाइपोजिन या अंतरजात प्रक्रिया। तो भू-आकृति निर्माण प्रक्रिया है, एक तो स्थलीय होगा, दूसरा अलौकिक होगा। उसके बाद एपिजिन यानी बहिर्जात प्रक्रिया और दूसरा होगा हाइपोजिन। उसके बाद अगर आगे हम देखें इसकी प्रक्रिया में, तो बहिर्जात बल यानी जो एक्सोजेनेटिक फोर्स हमने बताया था आपको, इसको एपिजिन या एक्सोजेनेटिक फोर्स या बहिर्जात बल हिंदी में कहते हैं। तो इसको देखते हैं, तो इसमें क्या होता है? अपक्षय, अपर्दन, परिवहन। अपक्षय का मतलब होता है कि टूट फूट हो जाना, और लेकिन उसमें परिवहन नहीं होता है। तो उसके बाद अपर्दन होता है, अपर्दन में परिवहन होता है और फिर उसका परिवहन होता है। उसी तरह से विक्षेपण या भूमि वृद्धि होता है और उसी तरह से व्यापक भू संचलन। ये सारी चीजें आपको इस तरह से होती है। तो इसको इस तरह से समझे, अभी मैं समझा देता हूं आपको। ये देखिए, जैसे ये पहाड़ है, पहाड़। अब ये पहाड़ में, ये
पहाड़ के अंदर ऊपर में चोटी में छोटे छोटे दरार हैं, दर्रे हैं यहाँ पे, तो उसमें कभी पानी भर गया, पानी भर गया। अब ये ऊंचाई पे है तो ये कालांतर में ये हो सकता है कि जब ठंड पड़े तो ये पूरा बर्फ बन जाता है। ये पानी बर्फ बनने के बाद होता है, हम जानते हैं बर्फ का आयतन बढ़ता है। बर्फ का आयतन बनने के बाद क्या होता है, वो पत्थर को तोड़ देता है। तो इस प्रकार का जो तोड़ने के बाद है, तोड़ने के बाद भी ये जो टूटा हुआ भाग है यहीं पे रह जाता है। तो जब कोई भी वेदरिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अपक्षय वेदरिंग, तो ये वेदरिंग जो है ये फाइनली क्या होता है कि वहीं का वहीं रह जाता है। यानी वेदरिंग जो भी टूट फूट होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, उसको आप बाहर नहीं जाता है। लेकिन अगर उसमें परिवहन हो जाए, जैसे कि अब यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे कोई नदी निकल रहा है उसी ग्लेशियर से, उसी ग्लेशियर से यहां से एक नदी ऐसे निकल रहा है, यहां से नदी निकल रहा है, इस तरह से नदी। अब नदी यहां आने के बाद इसको तोड़ देता है, इस एरिया को तोड़ता है, इस एरिया को तोड़ता है और उसको परिवहन करके वहां से सीधे सागर की ओर ले जाता है। तो जब ये ले जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अपर्दन, इसको कहते हैं हम लोग अपर्दन। और यहां जब टूट के यहीं रह गया तो इसको कहते हैं अपक्षय। तो अपक्षय, अपर्दन, और फिर ये प्रक्रिया जो अपर्दनात्मक ये ले जा रहा है इस चीज को, तो वही इसकी परिवहन कहलाता है। अब परिवहन करने के बाद, जैसे आप यहां देख लिए, ये परिवहन करने के बाद मैदानी एरिया में आएगा। तो अब ये मैदानी एरिया में आने के बाद यहां पे ये क्या है, आपका समुद्र है, समुद्र है, समुद्र है। तो अब वो नदी जो वहां से था अब यहां आके निक्षेप कर दिया, जमा कर दिया अपने साथ, जो भी सेडिमेंट लाया था उसको ये जमा कर दिया। यानी जो भी सेडिमेंट अपने साथ लाया था वहां धीरे 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 वो जमा करता गया। जैसे नदी की डेल्टा वगैरह आप देखते हैं तो वहां वो जमा करता है। अब ये जमा करते 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 करते, अब यहाँ भूमि जो था यहाँ नीचे था, लेकिन ये जमा करते करते इस तरह से एक छोटा सा द्वीप बन गया। अब ये जो द्वीप बन गया तो उसी को कहते हैं भूमि वृद्धि। तो निक्षेप और भूमि वृद्धि ये हो जाता है। ये सारी क्या हो रहा है, बहिर्जात प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने बताया कि बहिर्जात यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा होता है। अब इसी में क्या होता है कि जैसे अब ये देखिए, यहां जो मैंने आपको दिखाया था, इसको इस तरह से देखिए, अब चूंकि इसका ढालान इतना खरा है, अब ये ढालान जब इतना खरा है तो होगा क्या कि कभी कभी इसमें दरारें पड़ जाती है अपक्षय के कारण। जैसे कि मैंने बताया था कि अपक्षय के कारण दरारें पड़ जाती है, उसके कारण क्या होता है कि यहाँ एक ग्रेविटी का बहुत फोर्स लगता है और ये सारा जो है एरिया का ये पहाड़ ये पूरा कट के नीचे गिर जाता है। तो इसको कहते हैं व्यापक भू संचलन या मास मूवमेंट कहा जाता है इंग्लिश में। तो व्यापक भू संचलन या मास मूवमेंट, जैसे आप देखते हैं उत्तराखंड वगैरह में जहां हिमालय में काफी फ्रजाइल एरिया है, तो अचानक देखते हैं कि पहाड़ के पूरे बहुत एरिया में गिर के सड़क पे आ जाता है। तो ये जो सड़क पे आता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहा जाता है व्यापक भू संचलन। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो आपको बहिर्जात बल के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग इसमें चलते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया अपक्षय अपर्दन परिवहन, अपक्षय अपर्दन परिवहन से क्या होता है कि वो अपने साथ सामान ले जाती है। अब जो पहाड़ था उसको वो क्या किया, काट के छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद जो पहले की आकृति थी, जैसे इतना ऊंचा पहाड़ था, अब वो इस तरह से सपाट होके छोटा हो गया। तो जब इस तरह से सपाट होके छोटा हो जाएगा तब वो उस प्रकार की प्रक्रिया को कहा जाता है डीन्यूडेशन, या जिसको हिंदी में कहते हैं अनाच्छादन। इसको अनाच्छादन कहा जाता है या इंग्लिश में कहा जाता है डीन्यूडेशन। अब ये अपक्षय जो होता है, जो मैंने आपका एग्जांपल बताया कि उसमें पानी भर गया पहाड़ के दरार के बीच में, तो वो टूट के अलग हो गया, लेकिन वो परिवहन नहीं किया गया, तो उसको कहेंगे अपक्षय यानी कि वेदरिंग। तो वेदरिंग भी तीन तरह का होता है।
जो हमने एग्जाम्पल दिया वो फिजिकल वेदरिंग था, केमिकल वेदरिंग होता है और बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। यानी जो पानी भर गया उसके अंदर, वो जम गया, उसके बाद वो तोड़ दिया, चूंकि बर्फ बनने के बाद उसमें एक्सपेंशन हुआ, तोड़ दिया, तो ये फिजिकल वेदरिंग हुआ। उसी तरह से अगर कोई पहाड़ है और इस तरह से सटा हुआ और अचानक गर्मी आ गई और वृद्धि हो गया तो उससे भी वो टूट गया, तो वो भी फिजिकल वेदरिंग हुआ। केमिकल वेदरिंग ये हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स से बना हुआ आपका रॉक्स है, उसमें कुछ केमिकल आ गया नदी के द्वारा या डिफरेंट डिफरेंट एरिया के द्वारा, तो उसमें वो केमिकल के कारण जो परिवर्तन हो जाते हैं, जो पूरा खत्म हो जाता है। तो जैसे कास्ट आप देखते हैं, कास्ट आप दिखाएंगे हमको, आपको दिखाएंगे कि कास्ट जो होता है स्ट्रक्चर वो किस तरह से होता है, खास करके जो आप देखते हैं कि बड़े बड़े गुफाएं जो बनती है वो उसके अंदर होता है। तो ये जो होता है वो केमिकल वेदरिंग से होता है। उसी तरह से बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे चूहा है या कुछ बिल बनाने वाले जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, पहाड़ के अंदर छेद कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को कर देते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं होती है तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये अक्षय भी जो है वो आप देखेंगे तो ये 3 तरह से होगा आपको, भौतिक, रासायनिक और जैविक, यानी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इसको कहेंगे भौतिक, रासायनिक और जैविक। इस तरह से इसकी प्रक्रियाएं होती है। आगे हम देखें इसको, तो अब ये था एपिजीन और अब देखेंगे हाइपोजीन। तो हाइपोजीन में जो होता है आपका, तो जैसे कि हमने बताया कि जो आंतरिक क्रिया होती है, अभी जो हमने देखा था वो एक्सोजेनेटिक था, अब इंडोजेनेटिक फोर्सेस देखेंगे या जिसको हाइपोजीन कहा जाता है। तो ये जो होता है आप देखेंगे तो ये प्रक्रिया भी होता है, इसमें बलन एवं भ्रंशन। जैसे कि हम समझते हैं मोरदार पर्वत जो होता है तो वो क्या होता है, फोल्ट, माउंटेन एंड फॉल्ट होता है, 2 तरह के माउंटेन होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसी में आता है। उसी तरह से ज्वालामुखी था, वोल्केनिज्म जो कहते हैं, वोल्केनो भी अंदर से जो स्ट्रक्चर आता है उससे हमारे वोल्केनो बनते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे तो भूकंप, जो भूकंप आता है हमारा वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और उसी तरह से देखेंगे जो भूस्खलन है, भूस्खलन है यानी जो अचानक भूकंप आया, भूकंप के कारण जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा गिर गया, ये हो गया, तो उसको भूस्खलन। और इसी में चूंकि भूस्खलन आ जाता है तो जो हमारा सतह था, जो अर्थ का सतह था उसमें चेंजेस हो जाता है, उसी को कहते हैं पटल विरूपण, या इसको कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म या पटल विरूपण। तो ये है आपका इंडोजेनेटिक फोर्सेस या अंतर्जात प्रक्रियाएं, ये हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अंतर्जात प्रक्रिया। अब हम इसके आगे देखेंगे तो ये देखिए अलौकिक प्रक्रिया, जो हमने आपको बताया था कि अलौकिक प्रक्रियाएं होती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। जैसे कि आपका लोनार झील है तो वो भी उल्कापिंड से टकराने से बना था, यहाँ भी उल्कापिंड के टकराने से बना था। और हाल फिलहाल में 1908 ईस्वी में एक जो उल्कापिंड था वो साइबेरिया में टकराया था। तो सबसे जो आप कह सकते हैं कि एकदम लेटेस्ट है वो उल्कापिंड है। तो इस उल्कापिंड के टकराने से भी झील बनती है, बहुत सारे पृथ्वी पे स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इसको कहते हैं अलौकिक प्रक्रिया कहते हैं हम लोग। उसी को आगे हम लोग देखें तो पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण होने वाली प्रक्रियाएं अंतर्जात प्रक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि मैंने बताया अभी तक इंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, तो आखिर उसको 2 शब्द में अगर लिखना चाहें तो जो मैंने समझाया है वो है कि पृथ्वी के आंतरिक बलों, जो आंतरिक बल जो बल है वो बताएंगे कौन से आंतरिक बल है, इस बल की कैसे खोज की गई थी, ये सारा जो है आपको प्लेट टेक्टोनिक में काफी विस्तार से हम बताएंगे आपको। तो उसमें उसके बलों के कारण होने वाली प्रक्रिया जो है वो अंतर्जात प्रक्रिया कहलाती है। उसी तरह से पृथ्वी की सतह पर अथवा ऊपर के बलों पर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पृथ्वी के सतह पे हो रहा है या उसके ऊपर कोई भी वायुमंडलीय गतिविधियां से जो फोर्सेस काम कर रहे हैं तो वो कहलाता है, तो वो आपको बहिर्जात प्रक्रिया कहलाती है या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहलाती है। तो इसको इस तरह से आप देख लें तो अंतर्जात प्रक्रिया और बहिर्जात प्रक्रिया। तो इसको सिंपली समझे
जो हमारा पृथ्वी के सतह के नीचे से अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो, उसके फोर्स से जो कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो, उसको कहते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स या अंतर्जात प्रक्रिया। और जो ऊपर के फोर्स बन रहे हैं, जैसे कि आपका देख लें कि हिमालय के ऊपर डिफरेंट अपरदनात्मक कार्य हो रहे हैं, या किसी पठार पे अपरदित होके छोटा पठार बना दिया है, बहुत बड़ा पहाड़ था, किसी कालांतर में वो अब पठार बन गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बहिर्जात प्रक्रिया कहलाएगी। तो ये अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रिया है, ठीक है। इसी के आगे हम चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अनाच्छादन, जो मैंने बताया था डिन्यूडेशन, जिसको अनाच्छादन कहते हैं। तो इसका अर्थ है उजागर करना, यानी जो ऊपर का अगर देखें, इसको हिंदी में अर्थ में देखेंगे तो इसका मतलब है उजागर करना, डिन्यूडेशन करना। यानी इसमें आप इस तरह से देखें कि ये कोई एक, ये देखिए ये पहाड़ है, ठीक है। अब इसके नीचे, इसी पहाड़ के नीचे एक ऐसा रॉक है, ये रॉक, ये देखिए ये रॉक है, ठीक है। अब ये रॉक है यहां, ये रॉक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर आप देखेंगे तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग यहां से और यहां से अपरदित होके हट गया। तो अब इसको इस तरह से देख लें, अब ये अपरदित होके हट गया। तो ये भाग जो था, ये जो भाग था आपका, ये वाला भाग, ये आपका उजागर हो गया, ये उजागर हो गया। और ये जो ऊपर के पार्ट थे लाल वाले, वो सारा आप देखेंगे तो वो सारा क्या हुआ, यहां आके, यहां से आप यहां आके जमा हो गए, इस तरह से आप देखें, यहां आके जमा हो गया, यहां आके जमा हो गया। तो इस तरह से जो ये उजागर हुआ, इसको कहते हैं अनाच्छादन या डिन्यूडेशन। ये डिन्यूडेशन कहते हैं या अनाच्छादन इसको कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया में है कि इसके अंतर्गत आपका अपरदन भी होगा और परिवहन भी होगा, और अपरदन और परिवहन के परिणाम स्वरूप ये जो स्थलाकृतियां उजागर होगा, तो वो कहा जाएगा कि उसका डिन्यूडेशन हो गया, उसका अनाच्छादन हो गया। तो ये अब देखेंगे तो जिस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को बाहरी भौतिक शक्तियों के उपयोग के माध्यम से टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और इन सब को कहीं और ले जाया जाता है, उसे अनाच्छादन के रूप में जाना जाता है। जो अभी मैंने बताया कि पहाड़ के ऊपर में वो टूट फूट हो गया, उसको ले गया और ले जाने के बाद जो बचा, मतलब वो सारा एरिया जो बचा, उसको अनाच्छादन के रूप में जाना जाता है। तो अनाच्छादन 3 प्रकार प्रक्रिया से होता है। जैसे मैंने बताया कि वो टूट फूट होगा, फिर उसका अपरदन होगा यानी अपक्षय, अपरदन और परिवहन, यानी तीनों को माध्यम इसमें यूज किया जाता है। तो इसको अनाच्छादन अगर देखें तो अनाच्छादन, अपक्षय और परिवहन, यानी अपक्षय और परिवहन, मतलब इसको अगर अनाच्छादन आप देखें तो अनाच्छादन इस तरह से, अनाच्छादन को अगर हम देखें तो अनाच्छादन बराबर हो गया अपक्षय प्लस अपरदन प्लस परिवहन। ये 3 चीजों को मिला के अनाच्छादन बनता है। तो ये आपका अनाच्छादन था।
अब हम इसके आगे देखेंगे जो हमारा डिफरेंट ये प्रोसेस है उसको आगे। तो अब हम लोग देखेंगे जो मैंने अनाच्छादन दिया था। तो अनाच्छादन क्या था कि वहां से वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके परिवहन करके कहीं ना कहीं ले जाके वो जमा कर देता है। तो जब वो ले जाके, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से कोई चीज वो लिया और वहां से उठाया और वहां ले जाके जमा कर दिया, तो वो जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेप कहते हैं या इंग्लिश में उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो इसको निक्षेप या इंग्लिश में इसको निक्षेप कहते हैं। तो कोई भी आप देखें तो कोई भी प्रक्रिया या निक्षेप किसी भी प्राकृतिक कारक के द्वारा तलछट या अन्य स्थानों पर चट्टानों के अनियमित संचय की रचनात्मक प्रक्रिया है। जैसे कि मोटे तौर पे जो होता है दो तरह की प्रक्रियाएं होती है। एक तो जब हम लोग देखेंगे कि भूआकृतिक में जो लैंडफॉर्म हम लोग देखेंगे, तो लैंडफॉर्म जो देखेंगे उसमें होता है एक रचनात्मक और एक विनाशात्मक। तो रचनात्मक प्रक्रिया वो है जो जमा कर दिया। अभी तक जो हमने देखा था कि डिन्यूरेशन हुआ वो विनाशात्मक हुआ, वो वहां से तोड़ फोड़ के लेके आया। अब यहाँ क्या किया, यहाँ आके जमा कर दिया। तो इस तरह से समझें इसको कि जैसे सपोज कीजिए यहां से ये चला था और ये हो गया, उस तरह से इसी में हम देखें तो यहीं से आपका नदी चला था, एक नदी था, यहीं पे नदी था और ये इस तरह से। अब ये नदी क्या हुआ कि पहला निक्षेप ये लाया इस तरह से करके, दूसरा निक्षेप ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ लेयर दिखाई देगा, लेयर दिखाई देगा इस तरह से। तो ये जो नदी यहां से लाया तो वो जो भी अपरदन किया हुआ वो यहां जाके जमा कर दिया। कहां पे, ये समुद्र के अंदर। ये सी है, क्योंकि समुद्र या तो सी में मिलता है या कोई बड़ा झील में जाके अपनी जल को प्रवाहित करती है। तो यहां जाके धीरे 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 ये जमा होगा। तो अब इसके अंदर आपको बहुत सारे चीज मिलेंगे, अनियमित चीज, जैसे कि कोई पत्थर मिलेगा तो पत्थर का एक अलग लेयर आपको दिखाई देगा। उसी तरह से कुछ पेड़ पौधे भी ले जाते हैं काट के, पेड़ पौधे का अलग। उसी तरह से कुछ जीव जंतु जो मर जाते हैं पानी में डूब के या जो हो जाते हैं, उसके जो अवशेष होते हैं वो भी आपको यहाँ मिलेगा। तो ये सारा चीज जब होता है तो वो आपको निक्षेप कहलाता है, ये निक्षेप कहलाता है। इसी में आगे हम लोग देखेंगे निक्षेप। अब हम इसी का आगे देखेंगे। अब अवसादन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेडिमेंटेशन। अब निक्षेप कर दिया, एक जगह जाके दो जगह जाके इस तरह से जमा होते 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 वो अवसादित हो गया, तो इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन या अवसादन। तो अवसादन प्रक्रिया वो है जिसके द्वारा तलछट, जो सेडिमेंट जहां जमा होता है उसको तलछट कहते हैं। तलछट के पदार्थ आमतौर पर पानी या बर्फ के भीतर
निलंबन किया गया जो भी, जैसे कि मैंने कहा पानी के अंदर जो ले जाया गया तत्व रहता है वो धीरे 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 जाके वहां बैठता है और उसके अंदर परतों का निर्माण होता है, और इस प्रकार की जो संरचना होती है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग होती है। ये आपको समुद्र के किनारे देखने को मिलेगा। तो इसको आप इस तरह से देखें, ये देखिए, ये जो फिगर है ये देखिए। अब यहां से जो भी नदी था ये देखिए यहां से लाया इसको इस तरह से, ये देखिए। अब यहां ये देखिए, अब यहां पे पहला निक्षेप ये जमा कर दिया इसने, यहां पे ये जमा कर दिया, ये देखिए। दूसरा निक्षेप में कुछ पत्थर के टुकड़े थे वो यहां जमा कर दिया। तीसरा निक्षेप अगर हम देखेंगे तो ये आपको यहां से इस तरह से जमा किया। उसी तरह से देखेंगे चौथा आपका निक्षेप, तो ये देखिए ये किसी जानवर के अवशेष हैं या मछली के अवशेष हैं या कोई जानवर मरा हुआ है, तो ये सारा चीज यहां जमा किया, यानी सागर के अंदर जाके सागर तट पे। तो ये सागर तट पे इस तरह का स्ट्रक्चर, अब बाद में ये आपका सागर का ये होगा। तो यहां तक एरिया जो होता है ये एरिया लैंड का माना जाता है या महाद्वीप का माना जाता है। इसको हम लोग जब ओशिनोग्राफी में पढ़ेंगे तो आपको इसको और क्लियर तरीके से बताएंगे। तो ये होता है अवसादन या जिसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, तो ये सारे प्रोसेस जो थे वो प्रोसेस थे हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस थे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए भू आकृतिक निर्माण एवं भू आकृतिक विशेषताएं। तो अब हमने जो देखा था वो लैंड फॉर्म का प्रोसेस देखा था, यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस देखा था। अब हम लोग देखेंगे लैंड फॉर्म एंड प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया कि नदी द्वारा कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, ग्लेशियर द्वारा कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, विंड द्वारा कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, यानी पवन द्वारा, तो पवन द्वारा कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो इसमें भू आकृतियां, भू आकृतियां जिसको हम लोग कहते हैं, तो भू आकृतियां पृथ्वी की सतह पर उजागर स्थलाकृतिक आपको विशेषताएं हैं। अब इसको इस तरह से समझें, इस तरह से इसको समझें। जैसे आप जाते हैं तो कोई आपका एक ये लैंड है, वहां आपको कहीं पहाड़ मिलेगा, कहीं आपको मैदान मिल सकता है, कहीं पठार मिलेगा, कहीं झील मिलेगा, और इस तरह से नदी मिलेगा, इस तरह से सागर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। तो अब आप देख, तो ये क्या है, ये भी एक भू आकृतिक है। ये यहां कोई झील है तो इसको आप इस तरह से, ये झील है सपोज कीजिए, ये झील है, ये क्या है, सागर है। ये सागर है, ये क्या है, झील है, ये क्या है, पहाड़ है। तो पहाड़, झील, सागर, ये पृथ्वी का जो वो भी एरिया है, जो स्थलाकृतिक विशेषता है, जो पृथ्वी के सतह पे उजागर है, जो हमारा पृथ्वी का सरफेस है उस पे ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको कहते हैं भू आकृतियां। तो भू आकृति पृथ्वी की सतह पर उजागर स्थलाकृतिक विशेषता है। आप जैसे देखते हैं तो हिमालय में पहाड़ है, ठीक है, आप बिहार में जाएंगे तो मैदान मिलेगा, झारखंड में जाएंगे तो छोटे छोटे पठार मिलेंगे, आपको इस तरह से मिलेंगे पठार। झारखंड या प्रायद्वीपीय भारत में जाएंगे तो पठार मिलेंगे। उसी तरह आप कुछ जगह पे आपको बड़ी बड़ी झीलें मिलेंगी। उसी तरह से मुंबई के पास जाएंगे या चेन्नई के पास जाएंगे तो आपको समुद्र का किनारा मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो कोई ना कोई आपका लैंड फॉर्म है, जिसको लैंड फॉर्म को कहते हैं भू आकृतियां। तो कोई भी कोई भू आकृतियां लैंड फॉर्म है। तो अब इसमें हम देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि जो आर्द्र एरिया का लैंड फॉर्म होता है, जो नदी द्वारा बनाया जाता है वो अलग तरीके के होते हैं, जो ग्लेशियर द्वारा बनाया जाता है वो बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। और उसी तरह से जो आप देखेंगे कि
पवन द्वारा बनाया जाता है वो पूरी तरह से अलग होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसी में। भू आकृति आकार एवं स्वरूप में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक बहुत बड़ा पहाड़ भी हो सकता है, एक झील भी हो सकता है, तो एक छोटा सा सैंड ड्यून्स भी हो सकता है, और कुछ जैसे हमारा हिमालय है वो भी एक स्थलाकृति है। तो इस तरह से आपका हो सकता है। उसी तरह से हम देखेंगे तो भू आकृति विशेषता, भू आकृतियां, तो भू आकृतियां जो है, जैसा कि मैंने बताया कि ये भू आकृतियां जो आपको दिखाई दिया हमारे पृथ्वी के सरफेस पे, तो इसमें कुछ भू आकृतियां ऐसी होती हैं जो कालक्रम, विभिन्न कालक्रमों के श्रृंखला में ये बनता है। जैसे कि हिमालय का आप एग्जाम्पल ले लें, तो हिमालय आज से 55 मिलियन साल पहले वहां टैथिस था। 55 मिलियन साल पहले यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराया और हिमालय का निर्माण हो गया। तो हिमालय को उतना ऊंचा बनने में अभी से लेकर 55 मिलियन साल लग गया। लेकिन उसी तरह से अगर हम देखें तो कुछ आकृतियां ऐसी होती है कि कुछ सेकंड, कुछ मिनट के अंदर भी बन जाती है। कुछ तो लाखों साल के अंदर बना, कुछ आपको कुछ मिनटों के अंदर बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हाल फिलहाल में एक भूकंप आया था, और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है समुद्र का, वहां पे एक छोटा सा द्वीप बन गया था, छोटा सा द्वीप, और वो कुछ ही मिनट में बन गया, कुछ ही सेकंड में बन गया, क्योंकि भूकंप आने के बाद वो द्वीप बन गया, और उसके बाद एक हफ्ता तक रहा, एक हफ्ता के बाद फिर से वो समाप्त हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काफी तेजी में हो जाते हैं, और कुछ अचानक, जैसे कि कहीं अचानक ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, अचानक बन गया तुरंत। हिमालय क्या था, धीरे 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 बना, चूंकि फोल्डेड माउंटेन है, तो उस तरह से बना, फिर होते होते फिर बहुत बड़ा माउंटेन बना। कई साल, 55 मिलियन साल लग गया मोटे तौर पे आप देखें तो। लेकिन इसका जो भूस्खलन है, इसमें मतलब आपको देखें कुछ सेकंड में, और हिमालय को बनने में लाखों साल हो गया। उसी तरह से जो झारखंड का पठार देखें तो वो और सबसे पुराना है, उसमें करोड़ों साल लग गया उसको बनने में। तो कुछ स्थलाकृति को बनने में कई साल लगते हैं, लाखों साल लग सकते हैं, कुछ चंद मिनटों के अंतर्गत बन जाता है। तो ये सारी आप देखेंगे तो अब देखिए कि भू आकृतियां जो होती है वो मोटे तौर पे, अब जैसे आज जहां हिमालय है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, 55 मिलियन साल पहले वहां हिमालय नहीं था, वहां क्या था, टैथिस सी था, समंदर था। तो इसका मतलब है कि ये जो है भू आकृतियां ये गतिशील होती हैं, ये हमेशा एक सा नहीं रहती है। उसी तरह पृथ्वी की सतह की प्रक्रियाओं को ये लगातार प्रभावित करती रहती हैं। उसी तरह से देखेंगे जिसमें आपका क्षय, अपरदन, अवसादन इत्यादि जो मैंने अभी समझाया, ये सारी चीजें जो शब्द का हमने डिफिनेशन देके आपको बेसिक से समझाया, ये सारी चीजें उसमें काम करती है। किसमें, आपको भू आकृति विशेषता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हिमालय है, अगर हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट आप देख रहे हैं वो कितना है, 8,848.86 मीटर है सी लेवल से। अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स नहीं होता तो वो हो सकता है 10 किलोमीटर लंबा होता। तो सर, ढक्कन से प्लेटो एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, क्या ये सभी वोल्केनो से बने हैं? हाँ लिखिए यस। नहीं, आप उसमें बता दीजिए। अच्छा, ठीक, अच्छा ठीक है। हाँ देखिए, दक्कन प्लेटो जहां तक है, तो ये दक्कन प्लेटो हम जानते हैं कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ये जियोलॉजिक फीचर में आप लोग पढ़ेंगे। और इसको हम दक्कन प्लेटो जो भारत के विभिन्न है, ये भारत के भूगोल में विशेष रूप से पढ़ाएंगे। लेकिन ये सारे जो हैं वो बोले पूरी तरह से वॉल्केनिक से बने हैं, वॉल्केनिक रॉक्स हैं, और यही वॉल्केनिक रॉक की वजह से आप देखते हैं जो दक्कन प्लेटो का ज्यादातर क्षेत्र है, खास करके महाराष्ट्र वगैरह में आप देखते हैं तो वो आपको ब्लैक सॉइल आपको मिलता है, काला सॉइल मिलता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है कि काला सॉइल इसलिए मिलता है, काली मिट्टी इसलिए मिलती है क्योंकि वो वॉल्केनिक रॉक से बने हुए होते हैं।
ठीक है, तो चलिए हम अपने बात पे चलते हैं और इसको हम विस्तृत रूप से भारत के भूगोल में जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे इसके बाद। अभी ये अच्छा ठीक है, लैपटॉप। अच्छा, तो ये जो हम वॉल्केनिक की बात करते हैं तो ये सारी चीजें हम भारत के भूगोल में पढ़ाएंगे। अभी हम विश्व भूगोल में देख रहे हैं, तो विश्व भूगोल में जो एक जनरल फीचर्स होता है, जो बेसिक्स चीज होते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूं। तो चलिए ये देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये भू-आकृतियां ये गतिशील होती है। हमारा एक, जैसे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने बताया, तो अगर वो माउंट एवरेस्ट पे एक्सोजेनेटिक फोर्स नहीं लगता, वहां बारिश नहीं होती, उस तरह से हिमनद नहीं होता, तो हो सकता है वो और ज्यादा ऊंचा होता। तो दोनों फोर्सेस बैलेंस करते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। उसी तरह से हम आगे देखें तो वैज्ञानिक भू आकृतियों का अध्ययन करते हैं और वो उसकी निर्माण प्रक्रिया का, वो बेसिकली जो भी भू आकृति है, आप देखिए हिमालय का कितना स्टडी हो रहा है, अभी फिलहाल फ्यूचर जोन के बारे में बात चला, लद्दाख के बारे में क्या हो रहा है, उससे वैज्ञानिक इस भू आकृति से कई फायदे निकालते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि एनर्जी रिसोर्सेज की बात अगर हम लोग करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। अभी लद्दाख के पूगा एक जगह है, वहां जियोथर्मल एनर्जी की बात की जा रही है, तो वो जियोथर्मल एनर्जी कहां आता है, इंडोजेनेटिक फोर्सेस से आता है। तो ये सारी चीजें जो है भू आकृति का अध्ययन करने से मिलता है। इसी के बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो भू आकृति के मूल स्वरूप दो प्रक्रियाएं द्वारा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक रचनात्मक प्रक्रिया, एक विनाशात्मक प्रक्रिया, एक आपका डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, दूसरा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो ये जो होता है भू आकृति निर्माण, ये दो प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। नंबर एक रचनात्मक प्रक्रिया, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, और दूसरा जो होता है वो होता है विनाशात्मक प्रक्रिया, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो इसको भी देखेंगे कि ये भू आकृति निर्माण, ये रचनात्मक प्रक्रिया क्या है, विनाशात्मक प्रक्रिया क्या है। तो चलिए आगे हम लोग तो रचनात्मक प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। तो रचनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत भू आकृति का निर्माण होता है। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो जो हमारा पहाड़ बना है, प्लेट टकराया, प्लेट टकराने के बाद ऊपर चला गया और पहाड़ का निर्माण हो गया। उस तरह से उसी तरह से दूसरी चीज ये होती है कि जैसे कि मैंने बताया निक्षेप के बारे में भी बताया कि वहां जाके निक्षेप किया और सेडिमेंटेशन वहां हुआ, वहां भी एक द्वीप का निर्माण हुआ। तो रचनात्मक प्रक्रिया ये आप देख लें। तो रचनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत भू आकृतियां विवर्तनिक या अवसादन की प्रक्रिया से बनता है। जो सेडिमेंटेशन हमने बताया था वो, या विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक से कोई पहाड़ बन गया, प्लेट टेक्टोनिक के कारण कोई द्वीप बन गया। तो इस तरह से अगर कोई द्वीप बन जाता है, ये पहाड़ बन जाता है, तो यहाँ कुछ न कुछ बना। तो जब कोई चीज बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं रचनात्मक प्रक्रिया, यानी कुछ न कुछ वो बना। और अगर हम उसी तरह देखते हैं कि कोई ना कोई चीज का विनाश हो रहा है, टूट फूट रहा है, तो उसको कहते हैं विनाशात्मक प्रक्रिया। तो इस प्रक्रियाओं में जैसे कि प्लेट की सीमाओं पे भूकंप आता है आपका, उसी तरह से पर्वत का निर्माण जिसको ओरोजेनी कहते हैं, ज्वालामुखी गतिविधि इत्यादि सम्मिलित है, ये आपको इंडोजेनेटिक में। उसी तरह से आप देखेंगे अवसादन की प्रक्रिया में जो पदार्थ का हमने अभी फिगर पर दिखाया था कि संचय हो जाता है, और संचय होने के बाद एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं गंगा सागर द्वीप या बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो आपको सुंदरबन डेल्टा के पास है। पूरा जो छोटा छोटा द्वीप सब है वो यही अवसादन से बना है। तो ये अवसादन से बना है, तो ये क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुआ, यानी ये निर्माण आपका कंस्ट्रक्टिव तरीके से किया गया। इसी तरह से हम देखते हैं विनाशात्मक विवर्तनिक में, जैसे कि हमने बताया कि पर्वत, रिफ्ट घाटियां, ज्वालामुखी, आग्नेय चट्टान इत्यादि। और अवसादन में जैसे कि समुद्र तट में हम लोग जानते हैं कि समुद्र तट पे जो आपको, जैसे मैंने बताया कि सी बीच जो आपका होता है, वो जो बालू जमा होता है वो उसी के ये मतलब ये होते हैं। उसी तरह से बैरियर आइलैंड भी है, रोधिका द्वीप जिसको बोलते हैं बैरियर आइलैंड। जब आप जाते हैं तो समुद्र के किनारे में अचानक आपको इस तरह का एक लंबा सा बैरियर आइलैंड होता है, उसको बैरियर आइलैंड कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग, बैरियर आइलैंड क्या होता है, ये प्रवाल भित्ति भी होती है, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हम लोग
आपको ओशेनोग्राफी में और स्टडी पढ़ाएंगे। अभी हमारा जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है जिसमें हम ये बेसिक चीज आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो इसी के अंतर्गत जो भूआकृति की विशेषता है वो दिखाते हैं आप। तो ये वाला, तो इसके द्वारा हम देखेंगे कि जो विनाशात्मक प्रक्रिया होता है, तो जैसे मैंने बताया कि अपरदन करके जो ले जाया गया, तो वहां क्या हो गया, डिन्यूडेशन हो गया, अनाच्छादन हो गया। उस तरह से जैसे कि नदी घाटी, झरने, ग्लेशियर्स, झरना जहां गिरता है वहां बहुत सारा अपरदनात्मक कार्य होता है। उसके अंदर जैसे कि अभी आगे हम आपको बताएंगे कि प्लंज पूल वगैरह कैसे बनता है। उसी तरह से कास्ट परिदृश्य, तटीय चट्टान, वेवकट स्कार्प इत्यादि इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये रचनात्मक प्रक्रिया का है। तो रचनात्मक प्रक्रिया में जैसे कि मैंने बताया कि पहाड़ का निर्माण हो जाता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है, तो ये सारी चीजों का निर्माण होता है। तो भूआकृतिक विशेषता रचनात्मक प्रक्रिया। अब देखिए, इसमें पहाड़ बनता है, आपका रिफ्ट घाटियां बनती है, उसी तरह से ज्वालामुखी होता है, उसी तरह से प्लूटोनिक भूमिगत स्थलाकृति। प्लूटोनिक भूमिगत स्थलाकृति ये होती है कि जैसे कोई वोल्केनो हुआ, तो वोल्केनो तो उजागर हो गया, लेकिन अगर वहां वोल्केनो नहीं उजागर हुआ तो उसके अंतर्गत जो मैग्मा या लावा होता है वो मैग्मा जम जाता है। जब जम जाता है तो उस प्रकार का जो स्थलाकृति बनती है उसको प्लूटोनिक भूमिगत स्थलाकृति कहते हैं। ये देखिए पहाड़, इस तरह का पहाड़ आपको, ये भी रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप है। उसी तरह से रिफ्ट घाटी जो आप देखते हैं वो भी आपका रचनात्मक प्रक्रिया। उसी तरह से वोल्केनो को अगर हम लोग देखते हैं तो ये वोल्केनो भी रचनात्मक प्रक्रिया का है। उसी तरह से ये प्लूटोनिक, जैसे कि मैंने बताया कि ये ज्वालामुखी यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हुआ, तो यहाँ जैसे लिकोलिथ है, ये सारी चीजें जब हम वोल्केनिज्म में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि लिकोलिथ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सिल क्या है, लार्ज बैथोलिथ क्या है, ये सारी चीजें हम एक एक करके आपको बताएंगे। इसलिए हम लोग इसको एक एक करके बताएंगे। तो ये देखिए, ये सारी चीजें आपको, तो ये था आपका रचनात्मक। उसी तरह से आगे हम देखेंगे जो इसका विनाशात्मक। विनाशात्मक आगे हम लोग देखेंगे। तो विनाशात्मक प्रक्रिया में जैसे कि मैंने बताया कि अपरदन के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थला स्वरूप बनते हैं। तो उन स्थला स्वरूपों को देखेंगे जिसमें मैंने बताया था कि आपका जो नदी घाटी बनती है, नदी घाटी किस तरह से बनती है, डिफरेंट के स्ट्रक्चर में झरने कैसे बनते हैं, फिर प्लंज पूल कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए, तो ये रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो रचनात्मक में मैंने दिखाया। उसी तरह से विनाशात्मक प्रक्रिया में मुख्यतः आप देखेंगे तो नदी घाटी है। उसी तरह से हम देखेंगे नदी घाटी है। उसी तरह से आपका वेब कट स्कार्प है। उसी तरह से तरंगों द्वारा डिफरेंट तरीके से बनाया गया, ये सारी चीजें हैं। आगे तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से आपका नदी के द्वारा होता है और किस तरह से आपका ग्लेशियर के द्वारा होता है। तो इसके मुख्यतः एक एग्जाम्पल हमने दिया था कि जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं उसमें मुख्यतः आप देखेंगे कि विनाशात्मक तरीके होते हैं। तो ये आगे हम लोग इसको देखें, ये वाला
तो ये अब हम लोग इसके बाद देखेंगे नदी के द्वारा बनाई गई घाटी। तो जो डिफरेंट एरिया है जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट अपरदनात्मक कार्य, तो ये देखिए ये वेबकट एस्कार्प है। इसी तरह से और इसके अंतर्गत आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे इसके अंतर्गत, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति। तो नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृति, तो नदी जो है वो स्थलाकृति जो बनाती है उसमें कई आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर। तो उसमें हम शुरुआत में जब नदी पहाड़ से निकलती है तो वहां जो बनाती है वो वी आकार की घाटी। तो देखेंगे हम लोग नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृति। तो नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृति में वी आकार की घाटी नंबर 1 है। वो इसलिए है क्योंकि जो हम नदी घाटी को अगर देखते हैं, इसमें आप देखें इस तरह से, तो मुख्यतः जो हमारा नदी है वो आप अब आप देखें कि ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ इस तरह से, ठीक है। अब ये पहाड़ है, अब ये पहाड़ में क्या होता है कि नदी घाटी में यहाँ बारिश होती है, वर्षा से बारिश हो रही है। अब बारिश के कारण क्या होता है कि ये इस एरिया का और इस एरिया का पार्ट जो होता है, चूंकि ये वर्टिकल गिर रहा होता है, तो वर्टिकल गिरने के परिणाम स्वरूप ये सारी चीजें जो है यहां से ये अपर्दित हो जाती है, ये सारी चीजें। तो ये जब अपर्दित इस तरह से बारिश हुआ तो ये सारी चीजें अपर्दित हो जाती है और ये नदी आपको यहां से बहने लगता है इस तरह से। तो ये जो अपर्दन हो गया, ये देखिए अब यहां से ये अपर्दित होकर हट गया। तो अब ये जो घाटी आपको दिखाई देगा, तो ये घाटी आपको वी आकार का दिखाई देगा, जो इंग्लिश में वी हम लोग लिखते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं वी आकार की घाटी, वी शेप्ड घाटी इसको कहा जाता है। अब इसको हम आगे देखते हैं। इसी को वी आकार की घाटी हम लोग कहते हैं। ये वी आकार की घाटियां जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि जो अपवाह का परिणाम स्वरूप, जैसे मैंने अभी फोटो देख के बताया आपको कि ऊपर से बारिश होती है, बारिश के साथ उसमें अपवाह होता है और इस अपवाह के परिणाम स्वरूप जो घाटी बनती है इसका आकार वी शेप्ड हो जाता है, इसीलिए ये वी आकार की घाटी कहलाती है। उसी के आगे अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये आपका वी आकार का घाटी, यानी ये पहले जो था आपका वो पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये देखिए इस तरह से था, ये पहले इस तरह का था, इस तरह का था। अब उसमें क्या हुआ कि इसमें जो या तो वर्षा या अपवाह, वर्षा और अपवाह के कारण ये सारी चीजें ये इस एरिया से कट गई और अब ये ऐसे हो गया। अब ये जो हो गया तो ये आपको दूर से जब आप देखेंगे तो वी आकार का घाटी दिखाई देगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं वी आकार की घाटी। इसको कहते हैं वी आकार की घाटी। ये वी आकार की घाटी। उसी के बाद अब हम लोग वी आकार की घाटी के बाद जब ये नदी पहाड़ के ऊपर चलती है तो पहाड़ के ऊपर चलने के पश्चात हम अब यहां से आपको बताते हैं, ठीक है, पेन पे आ जाते हैं। तो ये होता क्या है कि जब हम पहाड़ से ये नदियां चलती है इस तरह से,
अब ये पहाड़ से ये नदी चला यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, तीव्र ढाल हो जाता है। अब इस तरह का जो तीव्र ढाल होता है तो यहाँ पे आपको पत्थर वगैरह दिखाई देगा, इस तरह से पत्थर वगैरह दिखाई देगा, पत्थर वगैरह। तो ये यहाँ काफी पथरीला होता है और यहाँ तीव्र ढाल होता है। तो जब यहाँ नदी आती है तो काफी तेजी से चलती है, इसीलिए इसको रैपिड्स या हिंदी में शिप्रिका कहा जाता है, या इसको कहा जाता है रैपिड्स। शिप्रिका या इसको रैपिड्स कहा जाता है। तो मुख्यतः रैपिड्स जो है वो समझिए, अब यहीं पे ये नदी आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाटरफॉल हो जाएगा यहाँ पे। अब ये वाटरफॉल हो जाएगा तो यहाँ ये अपर्दनात्मक कार्य करके ऐसे कर देगा। अब इस एरिया में जो आप देखेंगे यहाँ पे ये एरिया में, तो ये एक पुल के जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ये नदी डायरेक्ट वर्टिकल गिरने लगा, तो वर्टिकल गिरने लगा तो इसको कहेंगे हम लोग वाटरफॉल या जलप्रपात। इसको क्या कहेंगे हम लोग, जलप्रपात, ठीक है। तो इसको जलप्रपात कहेंगे। अब ये जो रॉक्स था, ये जो आप देख रहे थे मोटे मोटे पत्थर, इन मोटे मोटे पत्थरों को यहां लाके ये गिरा और गिरने के बाद यहां गड्ढा हो गया। गड्ढा हो जाने के बाद वो काफी गहरा होता है वो पुल, और इस पुल के अंदर जो आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं प्लंज पुल। प्लंज पुल, इसको हिंदी में कहते हैं अवनमन कुंड। हिंदी में क्या कहते हैं, अवनमन कुंड। तो अब ये जो नदी होती है, ये नदी द्वारा बनाए गए कार्यों में हम कह रहे हैं, तो इसको कहते हैं रैपिड्स, इसको कहते हैं जलप्रपात, इसको कहते हैं प्लंज पुल, ठीक है। तो इसको हम लोग अब यहां स्लाइड पे देखेंगे। तो अब आ गया हमारा, तो इसी को शिप्रिका या शिप्रिका कहा जाता है, रैपिड्स कहा जाता है, कि जैसे मैंने बताया। और ये फिर जलप्रपात उसी तरह से, तो इसको इस तरह से आप देखें, शिप्रिका और जलप्रपात, ये इस तरह से पत्थर से गिरा हुआ आपको मिलेगा और इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, तो इसको कहा जाता है शिप्रिका या जलप्रपात। ये देखिए, ये इसी तरह आपको मिलेगा। उसी तरह से अवनमन कुंड जो अभी मैंने बताया था, प्लंज पुल, जलप्रपात के नीचे जैसे गया तो एक गहरा कुंड बन जाता है जो जल द्वारा लाए गए चट्टानों के गिरने से बनता है। जैसे कि मैंने बताया कि उसके द्वारा जो रॉक्स वगैरह लाया जाता है, वर्टिकल नीचे गिरा, तो इस तरह का जो कुंड होता है उसको कहते हैं अवनमन कुंड। उसी तरह से आगे होता है जलोढ़ छत, जिसको कहते हैं एलुवियल टेरेस। ये सामान्यतः नदी के निकट जलोढ़क अथवा एलुवियल जमाव से बना होता है और इसे एग्रेडेड घाटी के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपको अवनमन कुंड हो गया, जलोढ़ हो गया, ये सारी चीजें नदी के कार्य में। अब जलोढ़ छत इस तरह से बनता है, आप इसको इस तरह से समझें कि आगे हम बताएंगे कि हम जानते हैं कि जल जो है, नदी जो है, वो डिफरेंट लेवल पे आपका कोई ना कोई मटेरियल लाता है। चूंकि वो पहाड़ से चलता है तो बहुत सारे अपरदनात्मक मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल्स को साइड में वो जमा करता जाता है। तो जमा करते करते एक लेवल ये होता है, एक लेवल ये, एक लेवल ये, एक लेवल ये, इस तरह से आप देखेंगे तो ऐसे 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 इस तरह से। तो एक आपको एकदम टेरिस की तरह दिखाई देगा, छत की तरह, तो उसको कहते हैं एलुवियल टेरेस या एग्रेडेड घाटी का मैदान उसको कहते हैं, ठीक है। अब इसी में हम देखेंगे इसका फिगर, तो आपको और बहुत क्लियर हो जाएगा।
ये देखिए, ये एग्रीडेड एरिया है, आपको देखें तो ये देखिए, अब ये पहला जो एरिया था वो इस तरह से था, दूसरा इस तरह से हुआ, तीसरा इस तरह से हुआ। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका वाटरफॉल है। अब ये वाटरफॉल जैसे कि मैंने बताया वर्टिकल गिरा, और ये आपका पूरा पत्थर वगैरह से, तो ये एरिया जो है, ये एरिया प्लंज पूल आपको कहलाया। ये प्लंज पूल हो गया, ये वाटरफॉल हो गया। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ये लैंडफॉर्म नदी द्वारा बनाए जाते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे तो जब आप देखते हैं तो ये एग्रेडेड लैंड होता है, कि जैसे ये नदी है, ये देखिए नदी इस तरह से आएगा। पहला लेवल पे इसने इस लेवल पे बनाया, आप देखिए ये कितना ऊंचा था, कितना ऊंचा था, इस लेवल पे इसने बनाया। उसके बाद इस लेवल पे हुआ और इस तरह से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक समाकित इस तरीका से होगा। आप इसको इस तरह से समझे, इस तरह से समझे कि ये देखिए, इस तरह से, 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 इस तरह। अब नदी यहां अभी बह रही है। किसी जमाने में नदी यहां थी, फिर यहां इन्होंने निक्षेप जमा किया, फिर यहां निक्षेप जमा किया, और अब यहां पे आ गया। तो इस प्रकार का जो ये हो जाता है, इसको एलुवियल टेरेस कहा जाता है या जलोढ़ छत कहा जाता है। बेसिकली ये आपको यही बाद में आपको जो है डिफरेंट जो आपका मैदानी एरिया है, मैदानी एरिया का निर्माण करता है। तो ये है आपका जलोढ़ छत। तो अब हम लोग देखेंगे नदी विसर्प। ये नदी विसर्प जो होता है, जिसको मिएंडर बोलते हैं, तो ये नदी विसर्प जो है वो बेसिकली जब नदी के, ये देखेंगे कि प्रमुख जल प्रवाही नदी का स्थल स्वरूप है। ये जब मैदानी एरिया में आता है, जैसे पहाड़ से था तो पहाड़ से तो सीधा रास्ता बना हुआ था कि सीधा उसको ग्रेविटी डायरेक्ट मिल रहा था, लेकिन मैदानी एरिया में तो उस तरह से ऊंचा नीचा होता नहीं है, लगभग प्लेन सरफेस उसको मिलता है। तो जब प्लेन सरफेस मिलता है तब ये क्या होता है कि ये दाएं बाएं इस तरह से होगा और फाइनली ये नदी विसर्प बनाएगा। और ये आप देखेंगे तो अंग्रेजी के एश आकार के अक्षर के होते हैं। और नदियों का ऐसा घूमना क्यों ऐसा घूमता है? क्योंकि अधिक अवसादी जो उसके अंदर जो सेडिमेंट होता है उसको यहां जमा कर दिया, यहां जमा कर दिया, इस तरह से वो होता है। उसको इस तरह से समझिए, इस तरह से समझिए आपको नदी के अवसाद को, कि ये देखिए ये नदी कहीं जा रही है इस तरह से, इस तरह से। अब यहां से सीधा नदी यहां पे इस तरह से जा रहा था, लेकिन यहां जाके उसने अपने अवसाद को कुछ को जमा कर दिया। एक तो वो जमा कर दिया और फिर फाइनली अब यहां जमा कर दिया, तो अब इससे नहीं जाके अब इधर मुड़ गई नदी। अब यहां मुड़ी तो यहां जाने के बाद फिर यहां जमा कर दिया अवसाद को, फिर यहां जमा कर दिया, अब इससे आगे नहीं जा रहा, फिर इस तरह से इधर मुड़ गया। तो इस तरह से जो आप देखेंगे तो जिस तरह से अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह आपको लगेगा, और इसको कहते हैं विसर्प, इसी को कहते हैं। आप देखेंगे तो ये नदी विसर्प, ठीक है, इसको कहते हैं विसर्प। तो ये आपको नदी विसर्प हो गया। उसी तरह से आगे हम देखते हैं नदी विसर्प के बाद गोखुर झील। अब उसी में क्या होता है कि यह एक प्रमुख निक्षेपात्मक स्थल स्वरूप है। तो ये जो है वही, जैसे कि मैंने बताया कि वो अवसादी जो अपना चट्टान लाया था, उस अवसादी रॉक्स या अवसादी अवसाद को चारों तरफ जमा कर दिया, और जमा करने के पश्चात वहां जब उसका एरिया अवरुद्ध हो गया तो उसके पास वो अर्धचंद्राकार रूप में एक गोखुर झील का निर्माण हो गया। वो इसको इस तरह से समझ ले, अभी मैं समझा देता हूं आपको। ये देखिए, अभी मैं समझाता हूं इसको। तो एक तो मैंने बताया कि ये नदी इस तरह से जा रही थी, इस तरह से जा रही थी, ठीक था।
कालांतर में यही नदी, चूंकि यहां निक्षेप जमा किया, यहां निक्षेप जमा किया, यहां निक्षेप जमा किया, यहां निक्षेप जमा किया, अब क्या होता है कालांतर में, अब ये ऐसे हो गया इस तरह से। इसके बाद कालांतर में ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे तो जा ही रहा था इस तरह से, अब यहां पे ये ये जाम हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, सीधा ऐसे हो जाएगा। तो अब जो इस एरिया में ये जो नदी इस तरह से अगर जा रही थी तो ये पूरा इसमें पानी भर जाता है। तो इस प्रकार का जो पानी भर जाता है तो उसको कहा जाता है गोखुर झील। अब नदी फिर यहां सीधा हो गया इस तरह से, अब चुके तो इसको कहते हैं गोखुर झील, गोखुर झील। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, तो ये गोखुर झील या ऑक्सबो लेक के रूप में जाना जाता है। तो जो अभी मैंने बताया था वो इसको आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको इसका फिगर भी दिखाऊंगा तो और आपको क्लियरिटी इसमें आ जाएगी। तो ये गोखुर झील होता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये आपका ये डेल्टा है, इसके बाद हम दिखाएंगे आप। ये देखिए, ये जो मैंने बताया था नदी विसर्प, अब ये नदी सीधे सीधे आ गया। तो ये पहले नदी इस तरह से थी, सीधा बह रही थी, अब क्या हुआ, ये इसमें मेंडर हो गया, क्योंकि यहाँ एक निक्षेप यहाँ, एक निक्षेप यहाँ, एक निक्षेप यहाँ, एक निक्षेप यहाँ। तो अब इस तरह से ये नदी का स्वरूप आपको दिखाई देगा। उसी तरह से देखिए रियल में इस तरह से था। अब ये देखिए ये नदी, पहले ये नदी ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आ रही थी। अब क्या हुआ कि इसके बीच में जो है वो अब्स्ट्रैक्ट आ गया, इसके बीच में निक्षेप जमा हो गया और ये अवरुद्ध हो गया। अब नदी सीधे इस तरह से बहने लगी, अब नदी यहाँ सीधे बहने लगी और इसमें जो पानी रुक गया तो ये आपको गोखुर झील कहलाया, यानी इसको ऑक्सबो लेक या गोखुर झील हम लोग कहेंगे। उसी के अंतर्गत ये देखिए, अब फाइनली जो हमारा नदी का फाइनल स्ट्रक्चर होता है, फाइनल जगह जाता है, जैसे कि हमने देखते गंगा सागर में चला गया। तो गंगा सागर में जाने के बाद वहाँ आपका गंगा मिल गया, तो गंगा मिलने के बाद क्या होता है, वहाँ डेल्टा बनाता है। तो इस तरह का जो डेल्टा होता है, यानी ये एक डेल्टा जो है वो नदी द्वारा बनाया गया रचनात्मक कार्य है। तो ये सारी चीजें जो थी वो थी एक्सोजेनेटिक फोर्स, अर्थात नदी द्वारा बनाए गए प्रमुख चीजें। जो नदी द्वारा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत सारे जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ यूपीएससी में वही पढ़ना होता है जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी जो है यहाँ हम लोग जनरल स्टडीज के माध्यम के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसको हम उस अंदाज में पढ़ें जिससे ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन हल कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए ये जो नदी के द्वारा कार्य था वो देखिए इस तरह से। तो ये डेल्टा भी है। अब डेल्टा भी कई प्रकार के होते हैं, चापाकार डेल्टा होता है, पंजाकार डेल्टा होता है। तो वो सारी चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ यूपीएससी में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि ये डेल्टा बना क्यों। उसी तरह से जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आज हमारे कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे क्वेश्चन, तो इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो जिस तरह से हमने बताया दक्कन के बारे में, उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादातर जो भारतीय नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनता है, अरब सागर वाले में क्यों नहीं डेल्टा बनता है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछा जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि कोई डेटा को आप रट लेंगे तो यूपीएससी निकाल लेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। आपको इसके लिए समझना होता है, टीचर का गाइडेंस की जरूरत होती है। तो अब इसलिए होता है कि जैसे कि मैंने बताया ये निक्षेप इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि अब आप देखिए कि कितना दूर है, हिमालय से चला
और गंगा के बीच में जो भी उनके पास मटेरियल था उसको इसने यहां तक जमा किया। तो इस तरह का निक्षेप बना और इस तरह का निक्षेप बनने के बाद ये हमारा डेल्टा बना। ठीक उसी तरह से अरब सागर में जो नदियां गिरती है वो काफी कम दूरी तय करती है, तो काफी कम दूरी तय करेगी, उसके पास उतना मटेरियल होगा ही नहीं जो वो डेल्टा बनाएगा, वो सीधा सागर में गिर जाता है। तो इस वजह से वहां वो डेल्टा नहीं बनाता है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी की नदियां डेल्टा बनाती है और अरब सागर की डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसलिए नहीं बनाती है क्योंकि उसकी दूरी बहुत ही कम होती है, बहुत ही छोटी होती है। ज्यादातर जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो लंबी दूरी तय करके आती है। इसका मतलब हो गया कि उसके पास ज्यादा निक्षेप है और ज्यादा निक्षेप जमा होगा तो डेल्टा आपका बनेगा। तो ये नदी का ये डेल्टा था। तो ये हमने देखा। अब आगे हम लोग देखें हिमनद द्वारा बनाई गई भू आकृतियां। ये हिमनद जो है, जैसे हमने अभी नदी के बारे में देखा कि नदी डिफरेंट बनाया। हमने देखा कि नदी पहाड़ से निकला, वी आकार की घाटी बनाया, वहां से जब पहाड़ पे तीव्र ढलान था उसको रैपिड्स बोलते हैं हम लोग। रैपिड्स का बहुत ही पुराने जमाने की फिल्मों में इसका बहुत ही यूज किया गया है। तो रैपिड्स जो है वो काफी खूबसूरत लगता है देखने में, चूंकि वो वाटरफॉल और जो नदी है जो पहाड़ से निकलता है उसके बीच में एक तीव्र ढाल होता है, उसके बाद वाटरफॉल होता है। तो वाटरफॉल कोई नदी पे बनता है, लेकिन वाटरफॉल बनने के दो तरीके हैं। एक तो आपको वाटरफॉल जो बनता है वो या तो आपको नदी पे भी बन सकता है, लेकिन हिमनद से भी बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ ये देख लें इस तरह से कि यहां से एक वाटरफॉल गिर रहा है, ये मतलब आप ये मैदान मान लें, ये कोई नदी है, यहां गिरा, ये वाटरफॉल हो गया, ये वाटरफॉल हो गया, ये प्लंज पूल हो गया। तो ये तो नदी द्वारा बना, नदी द्वारा वाटरफॉल। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वाटरफॉल के लिए नदी ही जरूरी होनी चाहिए, नहीं। अगर मान लिया सपोज कीजिए ये नदी नहीं है यहाँ पे और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का पहाड़ है यहाँ पे और यहाँ बहुत बड़ा हिमनद है, यानी इस पे एक बर्फ पूरा ग्लेशियर है। अब ये क्या होता है कि यहां से ये ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाता है। और जब ग्लेशियर पिघलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, वहां से आपको वाटर लिक्विड फॉर्म में गिरने लगेगा। तो जब ये वाटर लिक्विड फॉर्म में ग्लेशियर से गिरता है तब भी वाटरफॉल बनता है, ठीक है, तब भी वाटरफॉल बनता है। तो वाटरफॉल बनता है, तो ग्लेशियर से भी वाटरफॉल बनता है। नदी से तो बनता ही बनता है जो मैंने आपको बताया, और ग्लेशियर से भी वाटरफॉल बनता है। तो चलिए अब हम लोग ग्लेशियर अर्थात हिमनद द्वारा बनाई गई भू आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। तो इसमें है नंबर 1 पर हिमगह्वर या शार्क बोला जाता है। तो ये बेसिकली हम शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, खास करके उच्च अल्पाइन में, जैसे कि हमारे हिमालय में पाया जाता है या आल्प्स वगैरह में पाया जाता है, या फिर आपको ये ध्रुवों पे पाया जाता है। यानी यहाँ की जो जलवायु होती है वो ध्रुवीय वातावरण वाली जलवायु होती है। तो इसमें है शार्क या हिमगह्वर। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये भी अपर्दनात्मक कार्य है और ये आपको एक प्रदेश में आप देखेंगे तो ये तकरीबन आपको अर्धवृत्ताकार या एक कटोरे के आकार का आपका एक स्ट्रक्चर होता है जो शीर्ष पे गहरा गर्त के ऊपर होता है। वो इस तरह से समझे कि जैसे ये देखिए पहाड़, अब यहां पे एक ये ग्लेशियर है, ठीक है, यहां पे एक ये ग्लेशियर है। अब ये ग्लेशियर क्या किया, यहां पे इस तरह से अपर्दन कर दिया, अपर्दन कर दिया इस तरह से, इस तरह से। यहां भी अपर्दन कर सकता है ये, यहां भी। अब ये आगे आके ये आप देखेंगे तो ये कटोरे के आकार का हो गया, ये इस तरह से। अगर पहाड़ पे देखेंगे तो ये इस तरह से एक कटोरे के आकार का आपको नजर आएगा। तो ये इस तरह से आपको आएगा, ये पहाड़ का तो ये चोटी था इस तरह से, और यहाँ पे एक कटोरे के आकार का ये।
तो ये जो होता है, ये कटोरे के आकार की आकृति क्या होती है, उसको कहते हैं हिमगह्वर या शार्क। अब ये कटोरे की आकार की आकृति चूंकि अपरदन के द्वारा है, लेकिन अगर इसमें लिक्विड वाटर भर गया, इस तरह से लिक्विड वाटर भर गया, तो इसको कहा जाता है टार्न। टार्न कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग उसके बारे में, टार्न के बारे में भी जिक्र करेंगे। अब ये जो ग्लेशियर था, अब जैसे कि मैंने कहा कि यहां का पिघल गया, यहां का ग्लेशियर पिघल गया, ठीक है। तो अब ये दोनों तरफ का ग्लेशियर पिघल गया, यहां से, तो ये एक एकदम पिरामिड स्ट्रक्चर टाइप का एकदम नोकीला आपको दिखाई देगा। तो इसको कहा जाता है ग्री श्रिंग या हॉर्न कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ग्री श्रिंग या हॉर्न कहा जाता है। तो ये भी देखेंगे, ये सारी चीजें जो है वो आपको हिमनद, तो हिमनद हिमगह्वर या शार्क के बारे में हमने बताया। अब हम ये टर्न के बारे में बता रहे हैं। तो गिरिताल, जिसको हिंदी में गिरिताल कहते हैं, ये वही जो मैंने बताया था, जो शार्क था उस पे पानी जमा हो गया, तो उस प्रकार का जो झील बन गया उसको गिरिताल कहते हैं। इसको गिरिताल कहते हैं। अभी इसको हम इस तरह से देखेंगे, ये देखिए, ये एक अर्धचंद्राकार इस तरह से कटोरा के आकार का होगा। तो इसी को कहते हैं आपको हिमगह्वर या शार्क कहते हैं। ये देखिए, ये हिमगह्वर या शार्क कहते हैं। यानी ये पूरा पहले ग्लेशियर से भरा हुआ होता था, और ये ग्लेशियर कालांतर में आप देखेंगे तो रिसीड कर गया, खत्म हो गया, और फिर ये जो स्ट्रक्चर बचा वो कटोरे के आकार का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो उसको कहते हैं शार्क। उसी तरह से देखें तो फिर यही शार्क जो है, ये इसमें पानी जमा हो गया। अब वो जो कटोरा आकार का था उसमें पानी जमा हो गया, तो इसी को गिरिताल या टर्न के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसको क्या जानते हैं, गिरिताल या टर्न के रूप में जानते हैं। इसी के आगे अगर हम देखें तो चलिए, टर्न या गिरिताल। अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था हॉर्न, जिसको ग्री श्रिंग बोला जाता है, तो वो उसके बारे में देखें। ये ग्री श्रिंग या हॉर्न आप कह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यह एक कोणीय तीव्र बिंदु वाली पहाड़ है इस तरह से, और जो कि केंद्रीय बिंदु से अलग होकर के कई हिमनदों के क्षरण से निर्मित होता है। इसको इस तरह से देखें अगर हम, तो ये हम बताते हैं। ये ग्री श्रिंग या हॉर्न के बारे में आपको हम बताते हैं कैसे बनता है। ये देखिए, एक पहाड़ है, अब यहां पे इसका एक ग्लेशियर यहां पे है, एक ग्लेशियर आपका इधर है, एक ग्लेशियर इसके नीचे है, एक ग्लेशियर उसके बैक साइड में। तो ये सारे आप देखेंगे तो ये सारे ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स हैं। अब ये ग्लेशियर जब अपरदनात्मक कार्य करेंगे तो इसको यहां से काट के इस तरह से बना देंगे, इसी को इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बन जाएगा। मतलब यहां भी काट दिया इसको, यहां भी काट दिया इसको, और इसको एकदम इस तरह से कोन के आकार का बना दिया। मतलब यहां से इसको काट के इधर निकाल दिया, इधर निकाल दिया, इधर से निकाल दिया, तो एक एकदम जिस तरह से सिंग होता है, श्रिंग, उसी तरह से हॉर्न इसका कहा ग्री श्रिंग। तो ये फिर ग्री श्रिंग या हॉर्न। तो ये ग्री श्रिंग या आपको
हॉर्न हो जाता है। इसका आपको फिगर दिखा देते हैं तो उसको और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, तो ये उसी तरह से एक दूसरा होता है एरेट्स। एरेट्स जो है वो संकीर्ण रिज होता है। इसमें क्या था कि ग्लेशियर चारों तरफ से फैला हुआ था, और इसमें क्या है कि ग्लेशियर सिर्फ दो साइड से ही होगा। तो दो साइड से होता है तो उसको कहते हैं हम लोग एरेट्स। ये देखिए, ये वाला, ये जो है ये ग्रीस रिंग है। अब देखिए यहां क्या था कि इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिए यहां पे एक ग्लेशियर था, यहां पे एक ग्लेशियर था, एक ग्लेशियर इधर से था, एक ग्लेशियर इधर से था, ये पूरा। तो अब क्या हुआ कि ये अपर्दनात्मक कार्य करके यहां से इसको हटा दिया, फिर यहां से इसको हटा दिया और यहां से इसको हटा दिया। तो ये आपको पिरामिड की तरह आपको दिखाई देने लगा। तो इस तरह का जो पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं ग्री श्रिंग, जो मैंने अभी बताया था ग्री श्रिंग। उसी तरह से एक दूसरा स्ट्रक्चर है वो ये है आयरेट्स, ये वाला। ये इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से आपका, इसको इस तरह से समझे कि इस तरह से जब आप देखते हैं यानी एक ग्लेशियर इस साइड से था, एक ग्लेशियर इसके बैक साइड से था, यानी दो ग्लेशियर था, एक इधर से कर रहा था इसका, ठीक है। अब दोनों अपर्दन करके तो आप देखेंगे कि इस तरह का बनता है स्ट्रक्चर। आप देखेंगे इस तरह से, एक तरफ इधर से और एक तरफ इधर से। तो इस तरह का जो ग्लेशियर अपर्दन ग्लेशियर के द्वारा बनता है उसको कहते हैं, आप देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एरेट्स, ठीक है। अब उसी तरह से लटकती घाटियां, उसी तरह से आपका है लटकती घाटियां। लटकती घाटियां, अब लटकती घाटियां की समय उस समय होती है जब जो हिमालय की मुख्य घाटी है, जो हिमानी की मुख्य घाटी होती है उसमें मिलने वाली सहायक हिमानी, जैसे कि हम नदी भी देखते हैं कि एक नदी जाता है उसका कई सहायक होता है, उसी तरह से हिमनद भी होता है। एक मेन हिमनद होता है, उसके ऊपर कई सहायक हिमनद इस तरह से लटका हुआ होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो उसके तल जो है उसके अपेक्षाकृत उसकी खाई के ऊंचा, तो वो लगेगा आपको लटकती हुई घाटी। और ये लटकती हुई घाटी आपको इस तरह से दिखाई देगा। आप इस तरह से देखें, ये लटकती हुई घाटी है। ये आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे जो मुख्य हिमानी है उस पे ये साइड में आपको लटकता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये लटकती हुई घाटी कहलाती है। इसको अगर एक हम सिंपल इसमें देखें तो इस तरह से देख सकते हैं। ये यहां पे आप देखें, यहां पे ये फिगर, ये देखिए ये लटकती घाटी इस तरह से, जैसे ये देखिए यहां से ये मुख्य हिमानी के ऊपर ये सहायक हिमानी जो रहता है ये आपको लटकती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से आप देखेंगे ये लटकती हुई घाटी, यहाँ पे तो ये लटकती हुई घाटी। और ये जैसे कि मैंने बताया एक हिमनद इधर से एक हिमनद इधर से, तो ये एरेट्स कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से ये जो था जो मैंने बताया था कि कटोरा नुमा आकार, तो ये शार्क कहलाता है, जिसको हिंदी में हिम गहवर कहते हैं। तो ये सारे थे अपर्दनात्मक कार्य। अब इसके निक्षेपात्मक कार्य अगर हम देखें हिमनद के, तो इसके निक्षेपात्मक कार्य में हम लोग देखें तो देखिए जैसे ये ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर जैसे कि चलता है तो वो कुछ न कुछ अपने साथ
अवशेष लाते हैं और उन अवशेषों को जो वो जमा करते हैं तो उसको कहते हैं हिमोड या मोरैन बोलते हैं उसको। तो उसको क्या बोलते हैं? हिमोड, हिमोड बोलते हैं, ठीक है, हिमोड, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं मोरैन, मोरैन, ठीक है, ये मोरैन बोलते हैं। तो मोरैन भी जो होता है, जो हिमनद चलती है तो वो भी 3 तरह का होता है। एक तो जो वो बीच में ला रहा है उसको कहते हैं मीडियल मोरैन, और जो साइड में, जैसे कि साइड में जा रहा हो तो इधर भी जमा होता है, इधर भी जमा होता है, उसको कहते हैं लेटरल मोरैन, ठीक है। तो लेटरल मोरैन यह, और इसके बाद फाइनली जो आता है जहां वो जमा कर देता है, जहां हिमनद समाप्त होती है, उसको कहते हैं टर्मिनल मोरैन, और उसके बाद आउटवाश प्लेन होता है। तो ये आपका हिमनद के द्वारा बनाई गई घाटियां, मतलब बनाई गई आकृतियां हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, जो मैंने बताया था आपको। तो अब ये देख लीजिए, तो टांग हम लोगों ने बताया था, ग्रीस रिंग एरेट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, लटकती घाटियां, यू आकार की घाटी। तो उसी तरह से जब हमने उसमें देखा कि जब वो सार्क से आगे चलती है तो वो जो घाटियां बनाती है हिमनद के अंदर, वो आपको यू आकार की घाटी होती है। उसी तरह से ग्लेशियर स्टेशंस या हिमालय स्टेशंस होता है, वो हिमालय स्टेशंस इस तरह से होता है कि जो हिमनद है, तो हिमनद जो चलती है तो उसके अंदर जो बेड रॉक होता है, जैसे कोई चीज आप ले लें और उसके ऊपर आप घर्षण करेंगे तो नीचे जो मुलायम चट्टान होगा उसके ऊपर वो घर्षण करेगा तो उसका एक दाग पड़ जाएगा। तो वही दाग जो होता है वो ग्लेशियर स्टेशंस होते हैं, या जिसको कहते हैं हिमानी स्टेशंस। ये ग्लेशियर स्टेशंस घर्षण के द्वारा वेट रॉक में ये अपरदनात्मक क्रिया से बनता है। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो था वो था हमारा हिमनद द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर। अब हमारा समय समाप्त होने वाला है। कल हम इसी टाइम में, जिस टाइम में आज था उसी टाइम में आपसे मिलेंगे, और कल हम बताएंगे पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां किस प्रकार होती है। फिर